हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया है एंग्लो नॉर्मन पीरियड को लेकर के, और हमने देखा किस तरीके से 1066 में वार ऑफ हेस्टिंग्स में विलियम द कॉन्करर नॉर्मंडी से आकर के यहाँ पर हेरोल्ड सेकेंड को मारता है और एक नए एम्पायर की नींव रखता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होता है और उसके बाद यहाँ पर क्रूसेड्स भी शुरू हो जाते हैं। किस तरीके से इस्लाम जो कम्युनिटी थी वो अब ठीक है उसका ग्रोथ वर्ल्ड में काफी अच्छी तरीके से होने लगता है, और वो कई सारी जगहों पर इवन क्रिश्चियनिटी के जहां पर बेसिस थे उसको भी इन्होंने ठीक है कैप्चर करना शुरू कर दिया था। और क्रूसेड्स में जो कि कई स्टेप्स में चलता है, वहां पर हमने ये देखा कि किस तरीके से यहां से इंग्लैंड से फोर्सेस जा करके यहां पे इन्होंने क्या किया है कि अपने देश को और अपनी उन जगहों को जो कि फेमस हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर के, उसको उन्होंने उनसे बचाया, उनसे सुरक्षित किया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में जहां पर फिर से उस चीज को, जैसे कि सलादीन ने क्या किया था कि जेरूसलेम को जो कि क्रिश्चियनिटी का माना जाता है कि उसकी वहीं से शुरुआत ही होती है, उसको उनसे छीन लिया था। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हमने इन सब चीजों को देखा। 30 इयर्स ऑफ वार के बारे में हमने वहां पर जाना, और उसके अलावा वहां पर और सारी चीजें 100 इयर्स ऑफ वॉर जो कि बहुत ज्यादा फेमस होता है। और उस 100 इयर्स ऑफ वॉर में हम देखते हैं किस तरीके से एक मैजिकल लीडरशिप जोन ऑफ आर्क का इमरजेंस होता है, और वो जोन जिसको उसने अपने आप को एक मेल की तरीके से डिस्गाइज किया, बाद में उसी कंट्री जिस कंट्री के लिए वो लड़ रही थी उसने उसको जिंदा जला दिया, उस कंट्री ने उसको जिंदा जला दिया, और उसके बाद में उसको कैनाइज करते हैं। उसके बाद है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर जो एज है वो यहाँ के रिनॉन्ड पोएट जिनको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, कई सारे नाम से, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो भी चीजें हम लिटरेचर की फील्ड में इंग्लिश का डेवलपमेंट हम देखते हैं वो पॉसिबल हुआ जॉफरी चौसर के आने से। कुछ क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि चौसर के आने से ही हमारी रियल पोएट्री की शुरुआत होती है, क्योंकि अभी तक जो भी वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर में लिखे गए थे वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में वो उनको इंग्लिश एज अ डायलेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन आगे चल करके एज ऑफ चौसर में एक 1362 में एक्ट आता है जिसके तहत इंग्लिश को यहां पर कोर्ट लैंग्वेज बना दिया जाता है। और अब इंग्लिश में जितने भी डेवलपमेंट आते हैं वो चौसर के कारण आते हैं, क्योंकि चौसर ने इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया अपने वर्क्स को लिखने के लिए। चौसर उस समय के एक रिनॉन्ड पोएट थे, और उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, वहां पर उन्होंने सोसाइटी के हर वर्ग से आने वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया है। चौसर का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने उस समय के करप्शन को, चाहे वो चर्च का करप्शन हो, चाहे वो डॉक्टर का करप्शन हो, चाहे वो लॉयर का करप्शन हो, या किस तरीके से आटा चक्की वाले ठीक है जो ओनर हैं वो मिलर जो है इन सबको चुराता है, आटे को चुराता है, और वहां पर किस तरीके से जो भी फील्ड में करप्शन फैला हुआ है उसको चौसर ने अपनी पोयम कैंटरबरी टेल्स के थ्रू यहां पर वो लेकर के आते हैं। और इसीलिए हम चौसर को कहते हैं कि दैट ही वाज द पेंटर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उस समय जो समाज था उसको चौसर ने अपने इस वर्क के थ्रू डिपिक्ट किया। बात करें हम एज ऑफ चौसर को लेकर के, तो यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई है कि क्रूसेड के कारण यहां पर जनता पर अलग अलग तरीके के टैक्सेस को इंपोज कर दिया है। पीजेंट्स रिवोल्ट्स के बारे में भी हमने वहां पर पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जनता से अलग अलग तरीके के टैक्सेस को इंपोज कर दिया जाता है, और नोबिलिटी और वहां पे जो कोर्टियर्स थे और जो भी बड़े पदों पर रहने वाले लोग थे वो तो सत्ता का, पैसे का हर तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे थे। लेकिन जो आम जनता थी वो अपने आप को चीटेड महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर तरह तरह की चीजों को इंपोज किया जा रहा था। यानी युद्ध का जितना भी खर्चा था क्रूसेड का, वो अल्टीमेटली लिया जा रहा था जनता से। और जनता उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी कि एक दो क्लास वहां पे डेवलप हो गई थी। एक ऐसी क्लास थी जो इलीट क्लास थी, जहां पर बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, और वो चाहे सरकार किसी की आए, चाहे सत्ता किसी की आए, वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरी क्लास है जो कि आम लोगों की है, वो बेचारे इन सब चीजों की, इन सब के वजहों से बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। और उसमें उसी टाइम में ही एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा था इनके करप्शन में वो था चर्च। रोमन कैथोलिसिज्म ने इतना ज्यादा अपने आप को रेडिकल रुख अख्तियार कर लिया था कि उस समय यहां पर ऐसी चीजें हो रही थीं, बिल्कुल सारी की सारी सत्ता ठीक है वो चर्च में निहित थी। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में कि किस तरीके से हेनरी सेकेंड ने वहां पर क्या किया था, उन्होंने चर्च पे कंट्रोल अपना शुरू करने की कोशिश की थी।
ताकि चर्च उनके मामले में इंटरफेयर ना कर सके। और इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी को बनाया, किसको? टॉमस बैकेट को। लेकिन टॉमस बैकेट जैसे ही सत्ता पे आते हैं, वहां के आर्क बिशप बनते हैं, वो अपनी शायद अच्छाइयों को रियलाइज करते हुए जनता के लिए उन्होंने क्या किया, हेनरी सेकंड के ऊपर अंकुश लगाने शुरू कर दिए और ये एनिमिटी उनके बीच बढ़ती जाती है। कारण ये था कि रोमन कैथोलिक्स में बहुत ज्यादा एविल्स, बहुत ज्यादा बुराइयां शुरू हो गई थी और इन बुराइयों के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाए जा रहे थे। पार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। पार्टनर जो होता था वो लोगों से पैसे लेकर के उनके द्वारा किए गए किसी भी सिन को, किसी भी पाप को वो माफ कर रहा था। पुजारियों का इतना ज्यादा रोल था वहां पर गवर्नेंस में कि राजा जो था, किंग, वो अपने आप को महसूस करता था कि वो महज एक पपेट है, एक कठपुतली है इन सबके सामने। और आगे चल करके इन्हीं सब बुराइयों को एंड करता है 1517 में, जब रिफॉर्मेशन या प्रोटेस्टेंट रिलीजन आता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं एज ऑफ चौसर के। Age of Chaucer, the age of Chaucer begins with the reign of Edward III. Begins with the reign of Edward III. It was this time the Anglo-Saxon period when country saw a development. King and his nobility lived a happy life, but the common people sank in The king and his nobility lived a happy life, but the common people sank in misery. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंग्लो सैक्सन टाइम के आने से, एंग्लो सैक्सन पीरियड के शुरू होने से क्या हो रहा है कि कंट्री में सबसे ज्यादा अभी तक का डेवलपमेंट वो कब होता है? एज ऑफ चौसर में, जो कि स्टार्ट होती है 1350 में। 1350 में स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पर जो इसका असल में टाइम पीरियड था, वो चौसर के जन्म, चौसर का जो बर्थ होता है वो 1340 में होता है, 1340 में होता है। और इसलिए हम एज ऑफ चौसर को मानते हैं कि ये 1350 से स्टार्ट होती है। लेकिन वहीं पर क्या है कि जहां पर एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसी में हम देख रहे हैं कि किंग एंड हिज नोबिलिटी, यानी कि राजा और उसके जो लोग हैं, वो तो क्या कर रहे हैं? एक लेविश लाइफ को जी रहे हैं, एक हैप्पी लाइफ को जी रहे हैं। बट द कॉमन पीपल, लेकिन जो आम जनता थी, सैंक इन मिजरी, वो कष्टों में थी। और इस कष्टों का किसी को आभास नहीं था, या आभास था भी था तो वहां पर जो किंग हैं या उनके जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी, वो जनता को समझते थे कि ये क्या इन सब चीजों के लिए बनी ही है। और उसके बाद एक तो जनता के ऊपर इन सब का, ठीक है, प्रेशर था। उसके अलावा जो वहां पर चर्च थी, उसने सबको अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। एक मानसिक गुलामी में लोग उस समय जी रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो एक हमारी नियति का परिणाम है, ये हमारी नियति में है, और इसको चेंज करने की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। पेस्टिलेंस रेवेज द लैंड। यहां पर हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि किस तरीके से ब्यूबोनिक प्लेग 1348 के आसपास यहां पर इस कंट्री में या यूरोप में आ जाती है। और इस कारण, इसको इरेडिकेट करने के कारण बहुत सारा पेस्टिलेंस यहां पे डाला जाता है, और उसकी वजह से पूरी की पूरी जो लैंड था, यानी कि जमीन थी, वो, ठीक है, वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूं कि कभी भी कोई वॉर होता है या कोई ऐसी भी चीजें होती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो आम जनता को होती है। बेसिकली वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, लेकिन एग्रीकल्चर ही उसकी बर्बाद कर दिया जा रहा है वहां पर। चाहे वो सिविल वॉर रहा हो, चाहे वॉर ऑफ द रोजेस रहा हो, किसी भी तरीके के वॉर इंग्लैंड में या किसी भी कंट्री में हुए वो, तो उनसे सबसे ज्यादा परेशानी एक आम जनता को होती है। आगे देखते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग स्वेप्ट अवे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि ये जो प्लेग थी उसने 1/3 पॉपुलेशन को इंग्लैंड में खत्म कर दिया था। इतना ज्यादा इसका बुरा कहर था। फेमाइन फॉलोड प्लेग। और इसके बाद, जैसा कि हर कंट्री में होता है, हमारे यहां भी हमने देखा कि कोविड आने के बाद किस तरीके से लोग परेशान हुए। एक जगहों से जो यहां से काम करने के लिए मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में चले गए थे, वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो बेचारे वहां से पैदल आते हैं, और उसके बाद यहां पर आकर के उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से परेशान होना पड़ता है। कि एक टाइम था 1947 में, जब देश का विभाजन हुआ, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। उनकी सिचुएशन आम जनता की वही बनी हुई है,
और आज इतने आजादी के सालों के बाद हम 2023 में भी हम देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं कि सिचुएशन वैसी की वैसी ही बनी हुई है आम लोगों के लिए। बदलाव सिर्फ रिच या इलीट क्लास में हो रहा है, आम लोगों की जिंदगी वैसे ही है। पहले वो बड़े बड़े लोगों के गुलाम थे, ठीक है, राजाओं महाराजाओं के या जो है चर्च के गुलाम थे। आज ये है कि वो इंडस्ट्री में जो ओनर हैं उनके गुलाम हैं। स्लेवरी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, बाकी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ थीव्स ग्रू अ लॉट। जहां पर भुखमरी होती है वहां पर क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है इस चीज को लेकर के कि जहां पर भुखमरी होती है वहां पर फेमाइन या ये सब भुखमरी जो होती है इनका, ठीक है, आउटकम ये होता है कि वहां पर क्राइम रेट अपने आप बढ़ जाता है। और इन्हीं सब का रीजन था, इन्हीं सब की जो है वजह थी कि शायद एक बहुत फेमस जानरा इंग्लिश लिटरेचर में आता है, दैट इज नोन एज पिकरेस नॉवेल। दैट इज नोन एज पिकरेस नॉवेल। टॉमस नेल्स जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में एक थे, उन्होंने इस जानरा की शुरुआत की थी, जहां पर यह दिखाया जाता है किस तरीके से क्राइम है और ये क्राइम क्यों है। कहीं ना कहीं उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है पॉवर्टी, गरीबी। आगे देखते हैं, फ्रेंच वार्स कंपेल्ड द किंग टू इंपोज हैवी टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल। ये कौन से फ्रेंच वार्स हैं? ये हैं आपके 100 ईयर्स ऑफ वार के बारे में बातें हो रही हैं कि ये जो वार था इंग्लैंड और फ्रांस का, इन वार्स की वजह से क्या होता है कि जो आम जनता थी उसके ऊपर अलग अलग टैक्सेस को इंपोज किया जाता, यानी युद्ध का जितना भी खर्चा था वो कहीं ना कहीं उसका एक स्रोत आम जनता ही रही, वहां के किसान ही रहे। आगे देखते हैं, वन मोर एविल ऑफ द चॉसस एज वाज द करप्शन ऑफ द चर्च। ये एक उस समय का सबसे हाईली इन्फ्लेमेबल मुद्दा था। वहां के पुजारी और जो है जो पार्डनिंग का कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा क्या हो गया था कि उसने अपनी जड़ें जमा ली थी कि लोग इनके एक मानसिक गुलाम बनकर के रह गए थे। क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कन्फेशन का। कन्फेशन का यानी जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कोई भी क्राइम किए हैं या कोई भी आपने सिन किया हुआ है, तो आप जाकर के जीसस क्राइस्ट के सामने अपने सिन को कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई है और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसी कन्फेशन के ही कॉन्सेप्ट से कन्फेशनल पोइट्री का जिक्र आता है। कन्फेशनल पोइट्री का, जहां पर इंडिया में कमला दास जो राइटर हैं उनका बड़ा फेमस नाम है इस चीज को लेकर के। और उसके बाद क्या होता है कि यहां पर कन्फेशन के कॉन्सेप्ट से, कन्फेशन का जो कॉन्सेप्ट था क्रिश्चियनिटी में, वहां पर यह था कि आप सीधे जाकर के, ठीक है, कन्फेशन अपनी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चर्च के जो प्रीस्ट थे, ठीक है, और भी जो वहां पे अलग अलग तरीके के धर्मों के लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप डायरेक्टली अपना कन्फेशन आप जीसस क्राइस्ट से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कन्फेशन वहां के प्रीस्ट से बोलना पड़ेगा और वो आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्रीस्ट है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आगे चल करके इसी चीज को चैलेंज किया जाता है कि नहीं, आप नहीं हो सकते। ईश्वर जो है वो एक है और हम सब क्या हैं, उसके अनुयायी हैं, हम सब उसके सन हैं, ठीक है, हम सब उसके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। तो इस तरीके से आगे क्या हो रहा है देखिए, द ग्रेटर प्रीस्ट्स होर्डेड मनी, ठीक है, यहां की जो बड़े प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो होर्ड मनी, पैसे को इकट्ठा कर रहे थे, पैसे इकट्ठा कर रहे थे। वाइल द ऑर्डिनरी क्लर्जी, लेकिन जो आम, ठीक है, क्लर्जी है वो क्या कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस, ठीक है, जो वहां पे रूल है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, सिस्टम है, उसका वो भी शिकार है, उसका वो भी विक्टिम है। यानी कि बड़े पुजारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, और वहीं पर जो ऑर्डिनरी प्रीस्ट हैं बेचारे, वो भी क्या कर रहे हैं, इनके विक्टिम बने हुए हैं। स्पेक्टेटर क्लब में इसीलिए वहां पर रिचर्ड स्टील ने एक रखा है कैरेक्टर प्रीस्ट का, और उनके बारे में बताते हैं कि वो बेचारे बड़ी वीक, ठीक है, बहुत ही जो है कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वहां पे बॉडी से है, इसलिए वो कभी कभार ही हमारे यहां पर आते हैं उस क्लब में, स्पेक्टेटर क्लब में। तो ये थी वहां पर प्रीस्ट की हालत। आगे देखते हैं, वर इग्नोरेंट एंड केयरलेस, ठीक है, और क्या थे, ऑर्डिनरी क्लर्जी जो था वो बिल्कुल इस चीज से अनजान भी था और केयरलेस था, बेपरवाह भी था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, द पार्डनर्स हैड स्टार्टेड पार्डनिंग द सिनर्स। ये उस समय की सबसे बड़ी एविल थी कि जो पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट था, ये लोग क्या करते थे कि पैसे लेकर के, चलो तुमने ये क्राइम किया हुआ है, तुम्हारा ये मर्डर है, इतना पैसा दो, हम तुमको दे रहे हैं,
ठीक है, इंडल्जेंसेस बोला जाता था। एक वर्ड है इंडल्जेंस, INDULGENCE। इंडल्जेंस का मतलब क्या है कि उस समय जो लेटर्स इशूड किए जाते थे पार्टनर्स के द्वारा कि आप जो भी क्राइम किए हुए हैं सबका एक रेट तय हुआ था, एक जो है सबका दाम था, और उसमें आपने जिस तरीके क्राइम किया है आप उतना पैसा दीजिए, और ये आपको इनके हिसाब से आप जो है आपके पापों से आपको मुक्त कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, बाय टेकिंग मनी फ्रॉम देम इट वॉज द टाइम, और ये वो समय था व्हेन जॉन वाइक्लिफ, कौन है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी कि मार्टिन लूथर के आने से पहले सोसाइटी में तब्दीली देखी जानी शुरू हो गई है। मेरे से हमेशा से एक राय रही है कि कभी भी कोई भी चीज, कोई भी इंसिडेंट एक सडन घटना नहीं होती है, ये ट्रांजिशन के दौर से गुजरता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर के हम बहुत सारे कारण बताते हैं कि हाँ ये था, ठीक है, कि पाउंड जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी बन रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो है इंग्लैंड की मरीन पावर वो सबसे स्ट्रांग हो गई थी, इन सब वजहों से, ठीक है। और बात ये भी होती है कि अगर वहां पे ऑस्ट्रिया में उस राजकुमार की को मर्डर ना किया जाता, ठीक है, तो भी किसी दूसरे वजहों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। रेनेसेंस 1453 में स्टार्ट होता है, लेकिन रेनेसेंस होता भले ही कॉन्स्टेंटिनोपल को सुल्तान महमद सेकंड कैप्चर करता या ना करता, ये किसी दूसरे वजहों से शुरू हो जाता, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जहां पर लोग हर चीज से ऊब जाते हैं। किसी भी तरीके का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो, किसी भी तरीके कोई चीजें हो, वो फेडअप हो जाते हैं, और एक टाइम आता है कि जो जनता है वो एक्शन लेती है और सारी सत्ता को वो उखाड़ करके फेंक देती है। तो वहां पर रेनेसेंस हुआ, तो एक सिर्फ ये एक इंसिडेंट था महज, जिसे हम कहते हैं कि वो जो है कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है यहाँ पे सुल्तान महमद सेकंड ने उसको जो है जीता, और उसके बाद यहां से स्कॉलर्स इटली भागे क्योंकि वो सबसे नजदीक एरिया था। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अगर वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल ना भी होता, तब भी कोई दूसरी वजह बन जाती जिससे वहां पर रेनेसेंस शुरू हो जाता। आइए आगे देखते हैं, वाइक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन emerged as defender of the faith। वो क्या कर रहा है, वो emerge कर रहा है डिफेंडर ऑफ द फेथ को, वो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ईश्वर ऐसा ईश्वर जिसने हम सबको बनाया, वो ऐसे ईश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा है जिसको हमने बनाया है, हमने अपने फायदे के लिए बनाया है, चाहे वो पार्टनर हो चाहे कोई और हो। जॉन वाइक्लिफ ने बताया कि अगर आप ईश्वर को प्रे करना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्ट राइट है, आप सीधे जाकर के अपना कन्फेशन ईश्वर से कर लीजिए, वहां पर आपको एक बीच बचौलिए या मीडिएटर की जरूरत नहीं है जो आपकी प्रेयर्स को वहां पर पहुंचाएगा। इसलिए यह धर्म प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रोटेस्ट, हम विरोध कर रहे हैं इस चीज का, जो भी रोमन कैथोलिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जो बुराइयां हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ट्राई टू रिवाइव स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी, यानी कि जॉन वाइक्लिफ का पूरा जो पर्पस था वो ये था कि हम स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी यानी कि जो आध्यात्मिक क्रिश्चियनिटी है उसको लेकर के हम रिवाइव करना चाहते हैं, उसको फिर से मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। इटली रिन्यूड अ स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर का मतलब ग्रीक और रोमन लिटरेचर, यानी कि हम स्काइलस, यूरोपिडस, सेनेका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रोमन लिटरेचर में हम ओविड को पढ़ेंगे, पेट्रार को पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब जो है लोगों को हम लेकर के आ रहे हैं, और इसी का नाम दिया गया था उस समय ह्यूमनिज्म। क्या नाम था, ह्यूमनिज्म। एक ह्यूमनिज्म का मतलब था रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, दूसरा मतलब था ह्यूमनिज्म का मानवतावाद की, जो वहां के उस समय का लिटरेचर आया वो इंस्पिरेशन दे रहा था उस चीज की। आगे देखते हैं, इट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड, और ये क्या है, पहला ऐसा सिग्निफिकेंट पीरियड है इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। कहां पर, लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को लेकर के, ठीक है। इन दिस एज, और इस एज में वी कम अक्रॉस एन आर्डेंट अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि इस एज में हम क्या करते हैं, एक हमारे अंदर एक आर्डेंट अपसर्ज आता है, यानी एक फीलिंग आती है नेशनलिज्म को लेकर के, और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से वो है 1362 में एक एक्ट का आना, जहां पर इंग्लिश को यहाँ की इनकी कोर्ट लैंग्वेज बना दिया जाता है। यानी नेशनलिज्म की जो चीजें होती हैं वो क्या होता है कि आपके मदर टंग से जुड़ी होती हैं, मातृभाषा से जुड़ी होती हैं। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में एक पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, वहां पर इस चीज के क्या मायने हैं ये दिखाया गया है
एक छोटा सा बच्चा है फ्रेंच, और उसके टीचर हैं एम हेमल, और वहां पे एक वार हुआ है, ठीक है, प्रशियन वार, फ्रेंको प्रशियन वार, ठीक है, यानी प्रसा बिस्मार्क की लीडरशिप में वार किया जा रहा है। और प्रसा में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं, और उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक किया हुआ है। फ्रांस के कुछ कब्जे पर, सॉरी, कुछ जो है क्षेत्रों पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, और वहां पे ये आदेश आया हुआ है कि आज से आपको फ्रेंच की जगह पर जर्मन क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और जो टीचर हैं उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है। वही फ्रेंच जिसको अभी तक अपनी लैंग्वेज की, ठीक है, पढ़ाई को ही लेकर के बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसको सडन रियलाइज होता है कि अब उसकी मातृभाषा उससे छिनने वाली है। एक बहुत फेमस वहां पे लाइन आती है कि वो बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, आज ये महसूस कर रहा है कि आज की ये आखिरी क्लास है, और किस तरीके से जर्मनी से आदेश आया हुआ है, बर्लिन से, कि अब स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। बाहर जो है कबूतरों की आवाज आती है, तो फ्रेंच मन में ये सोचता है कि क्या ये कबूतरों को भी हम जर्मन भाषा सिखा पाएंगे। छोटी सी लाइन है, बड़े मायने हैं कि आप लोगों को कैद कर सकते हैं, उनकी जो है, ठीक है, उनके विचारों को कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन नेचर जो है वो फ्री है, वो आजाद है। आइए देखते हैं आगे क्या है। द एज ऑफ चौसर स्पेंस, यानी कि जो एज ऑफ चौसर है स्पेंस चलती है बोथ मेडिएवल एंड मॉडर्न रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस कब है? 1453 को हम इसमें मानते हैं। 1453 में रेनेसांस स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समय जो स्टार्टिंग थी वो इटली से होती है, उसके बाद इटली से ये फ्रांस जाता है, ठीक है, उसके बाद फ्रांस से फिर ये इंग्लैंड आता है, और इंग्लैंड आते आते इसको यानी कि 16th सेंचुरी में जाकर के यहां पर पहुंचता है। लगभग 100 साल का टाइम यहां पर लग जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें एज ऑफ चौसर को लेकर के। आगे हम चलते हैं टाइमलाइन पर कि कौन कौन से ऐसे मेजर इंसिडेंट्स इस एज में होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला 1362 जब क्या हो रहा है कि यहां पर नाउ इंग्लिश बिकेम फॉर्मल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। वो इंग्लिश जो अभी डायलेक्ट फॉर्म में है। डायलेक्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि डायलेक्ट जो होती हैं वो आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी भी सब लैंग्वेज होती है। यानी कि सपोज दैट कि हमारे यहां जो भाषा है वो अवधी है, लेकिन वो अवधी प्रतापगढ़, इलाहाबाद या जहां से वो ओरिजिनली निकल रही है, अयोध्या से, जहां पे हम मानते हैं, क्योंकि यहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत फेमस वर्क को लिखा है श्री रामचरितमानस। वहां पर आप देखेंगे तो जो प्योर अवधी है उसको जो है लिखा गया है, उसमें जो है उस, ठीक है, वर्क को लिखा गया है। लेकिन इलाहाबाद में आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि कभी आप आते हैं ऑटो वाले से तो बात करते हैं तो वो जो है बढ़िया सा गुटका थूक करके आपसे बोलता है कहां चलबो। पहले जब मैं शुरू में इलाहाबाद में आया तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कि किस तरीके की भाषा है। धीरे धीरे हमको, ठीक है, और बाबा ये सब बातें जो हैं वो इलाहाबाद की हैं। ये लैंग्वेज जो है वो इलाहाबाद, करीसा, चलीसा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लास्ट वाले वर्ड पे, ठीक है, लेटर पे, लास्ट वाले शब्द पर जो है वो नहीं करते हैं, बीच में करीसा, ठीक है, चलिहा, इस तरीके से बात करते हैं वो। तो यहां पर मैंने देखा कि लैंग्वेज जो है वो अलग है। हमारी तरफ आप जाएंगे प्रतापगढ़ के क्षेत्र में तो वहां पर यही चलबो चलब्या बदल जाता है, चलब्या में चलब्या, खाब्या, इस तरीके से। और वहीं आप और आगे बढ़ेंगे, अयोध्या की तरफ जाएंगे तो यही वर्ड चलिहो, खईहो, लईहो में बदल जाते हैं। और कभी आप श्री रामचरितमानस को गौर से पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर जो अवधि लिखी गई है वो ओरिजिनली वही है। इसी तरीके से भोजपुरी जो है वो भी बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, हम देखते हैं कि ओरिजिनली जो है वो जहां बिहार से आती है, ये वहां पर आप जाएंगे तो आपको ओरिजिनल वहां पे जो है भोजपुरी मिलती है। तो इंग्लिश का भी अभी तक यही हाल था। इंग्लिश भी एज अ डायलेक्ट फॉर्म में थी, वो एक, ठीक है, मुख्य धारा में भाषा नहीं लाई गई थी। लेकिन अब जबकि यहां पर उसको कोर्ट लैंग्वेज बना दिया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज जो घोषित हो जाती है यहां पर, तो इसके साथ ही इंग्लिश का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। खुद चौसर ने बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ा है इंग्लिश लैंग्वेज में। चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी को स्ट्रांग बनाया। एक टाइम था जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पहली इंग्लिश डिक्शनरी को बनाया था 1755 में, 1755 में
वो डिक्शनरी पब्लिश होती है, आती है, और उसकी जो, ठीक है, उसमें जो वर्ड्स थे वो हिंदी लैंग्वेज से भी बहुत कम थे। लेकिन अगर आज आप उठाकर देखेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स के लेटेस्ट एडिशन को, तो वो आपको अच्छी खासी मोटी डिक्शनरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर भाषा के शब्दों को निकाल करके अपने शब्द बनाए, चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे फ्रेंच भाषा हो, हर भाषा के शब्दों को निकाल करके उन्होंने अपने शब्द बनाए। और यहां पर हम देखते हैं कि जो हिंदी की डिक्शनरी है वो आज तक बेचारी सिमटी हुई है वहां पर, इसको लेकर के हमने काम ही नहीं किया। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। बिफोर इट, इसके पहले फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन इंग्लैंड। फ्रेंच भाषा जो थी वो, ठीक है, क्या थी? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो फ्रेंच भाषा में होती थी। और फ्रेंच और लैटिन उस समय इलीट लोगों की भाषा थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में संस्कृत जिनको आती थी वो माने जाते थे कि बहुत विद्वान हैं, उसी तरीके से उस समय उनका वहां पे था, ठीक है, रोल, कि फ्रेंच और लैटिन जिनको आती थी, क्योंकि होली टेक्स्ट भी जो थे वो इन्हीं भाषाओं में, लैटिन वाले भाषाओं में लिखे हुए थे, इसलिए माना जाता था कि हाँ वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आगे देखते हैं 1413, 1413 का टाइम आता है, और वहां पर हम क्या देखते हैं? हेनरी फिफ्थ, जो कि सन ऑफ हेनरी फोर्थ था, वो थ्रोन पर आता है। हेनरी फिफ्थ आते हैं थ्रोन पे, ये याद रखिएगा, और जो कि किसके बेटे हैं? हेनरी फोर्थ के। और इस समय आपको यह भी याद रखना है कि 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रहा है, 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रहा है, और इस वॉर में बहुत सारी टेरिटरी इंग्लैंड ने जो है फ्रांस की जीत ली है। तो यहां का जो किंग हो रहा है वो जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो फ्रांस का भी किंग है, ठीक है। उसके बाद आता है 1420, 1420, और ये क्या है? ट्रीटी ऑफ ट्रायस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रायस, जहां पे हेनरी एक्नॉलेज्ड ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी एंड हायर टू फ्रेंच थ्रोन। हेनरी को एक्नॉलेज किया गया कि वो जो क्या है, वो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है एंड हायर टू फ्रेंच थ्रोन, यानी फ्रांस की जो गद्दी है वहां के वो राजा भी हैं, ठीक है। ये वहां पे बात हुई थी जो है ट्रीटी में कि किंग चार्ल्स सिक्स्थ, ठीक है, जो वहां पर उस समय राजा थे, चार्ल्स सिक्स्थ के बाद वहां पर कोई भी अगर राजा बनेगा, ठीक है, तो वो हेनरी और हेनरी की ही डायनेस्टी का होगा। तो ये बातें इस संधि में, इस ट्रीटी में की गई थी 1420 वाले में। आगे देखते हैं 1422, 1422, जहां पर क्या होता है? हेनरी सिक्स्थ, सन ऑफ हेनरी फिफ्थ, यानी कि हेनरी फिफ्थ का बेटा हेनरी सिक्स्थ, ठीक है, 9 मंथ्स ओल्ड, केवल अभी 9 महीने का है, वो जो है यहां का राजा बनता है। एक बहुत ही, ये अपने आप में बड़ी घटना है कि महज 9 महीने के बच्चे को हम यहां का राजा बना दे रहे हैं, लेकिन अब है हिस्ट्री में। अगला है 1428 टू 29, 1428 से लेकर के 29 तक का टाइम पीरियड। यहां पे क्या है? जोन ऑफ आर्क, इनके बारे में हमने बहुत बातें की हैं हंड्रेड्स ऑफ आवर में। लिफ्ट्स सीज ऑफ ऑर्लियंस, ऑर्लियंस एक जगह थी फ्रेंच की फेमस, यहां पर जो अभी सेना की घेराबंदी है उसको यहां पे जोन ऑफ आर्क की लीडरशिप में हटा दिया जाता है, उसको वो जीत लेते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ 100 ईयर्स ऑफ वॉर, और यही जो टाइम था वो क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट होता है 100 ईयर्स ऑफ वॉर का। आगे देखते हैं 1449 टू 51, इंग्लिश लूज नॉर्मंडी, ठीक है, यानी कि जहां पे नॉर्मंडी का ड्यूक उनको भी कंसिडर किया गया था हेनरी को, वो जगह क्या होता है कि इंग्लैंड वाले जो होते हैं वो खो देते हैं, गंवा देते हैं, एंड गैस्कोनी, ये जगह भी क्या होती है उनसे छीन ली जाती है, ठीक है, ये भी वो हटा दिया जाता है। अब आता है टाइम 1453 का, 1453 का, जहां पे क्या हो रहा है कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनेपल टू टर्क्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सुल्तान महमद सेकंड, सुल्तान महमद सेकंड जो कि एक ओटोमन टर्क था, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को, ठीक है, ये जो जगह है पुराना इसका नाम है बाइजेंटियम, और मॉडर्न में आज के टाइम पर ये जो जगह है वो इस्तांबुल कहलाती है टर्की में, ठीक है। क्या होता है कि यहां पर टर्क्स इसको, यानी कि ओटोमन टर्क जो था सुल्तान महमद सेकंड, उसने इस जगह को रिकैप्चर कर लिया, उसने रिकैप्चर कर लिया, और उसके बाद से ही माना जाता है कि रेनेसांस स्टार्ट होता है। लेकिन ये चीजें हम रेनेसांस के अलग से टॉपिक में डील करेंगे, अभी यहां पे सिर्फ
टाइमलाइन के बारे में बातें हैं। ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड्स, और इसी के साथ साथ ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी एंड हो जाता है, यानी रोमन साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि एक इनका वेस्टर्न, ठीक है, था सेंटर, और वो मिलन में था, MILAN, ठीक है, वो पहले ही खत्म हो गया है। अब जो बचा था ईस्टर्न, ठीक है, वो कहां पर है, कॉन्स्टेंटिनोपल में, और इस जगह को भी खत्म कर दिया जाता है। और यहीं पर बाइबल की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी थी, ठीक है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट को भी ये लोग लेकर के साथ में भागते हैं। अब आगे देखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉर एंड्स, हंड्रेड्स ऑफ वॉर भी खत्म होता है। इंग्लिश रिटेन्स ओनली कलाय, ठीक है, अब अंग्रेजी लोगों के पास, यानी इंग्लैंड के पास सिर्फ कलाय नाम की जगह बची थी फ्रांस की। आगे देखते हैं, 1455, 1455, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन यूरोप यूजिंग मूवेबल लीड टाइप, यानी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है कहां पर, यूरोप में। और जर्मनी का एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, जर्मनी के जोहानस गुटनबर्ग, उन्होंने क्या किया था, इस प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था, उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। आगे देखते हैं, और ये कौन सी किताब थी, लिट टाइप 42 लाइन, ठीक है, 42 लाइन की, 42 लाइन की क्या है, बाइबल को जो है पहली बार क्या किया गया था, यहां पे प्रिंट किया गया था इस जगह पर। और कहां, जगह का नाम है मेंस, और ये जगह है कहां पर, जर्मनी में। जर्मनी के मेंस नामक जगह पर सबसे पहले 42 लाइन की, 42 लाइन की बाइबल को क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था जोहानस गुटनबर्ग के द्वारा, बाय जोहानस गुटनबर्ग, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया हुआ था। 1455 टू 85, 1455 से लेकर के 1485 का समय, और ये क्या है, वॉर ऑफ द रोजेस, कि क्या है ये, वॉर ऑफ द रोजेस। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, मैं बस आपको बता देता हूं कि ये जो है एक इंग्लैंड का सिविल वॉर था, किन दो फैमिलीज के बीच में, रॉयल फैमिलीज के बीच में, हाउस ऑफ प्लेंटाजेनेट, जिसको हम लैंकास्टर भी कहते हैं, और दूसरा था हाउस ऑफ यॉर्क। वॉर ऑफ द रोजेस इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये ओकेजनली, कभी कभी अपने, ठीक है, अपने आप को सिंबलाइज करते थे रोज के थ्रू, यानी कि अपने चैरियट्स पर ये रोज को इस्तेमाल करते, लेकिन ये कभी हमेशा परमानेंट नहीं था, ओकेजनली ही था। और ये जो सिविल वॉर होता है वो 1805 में, ठीक है, 85 में जाकर के वो खत्म हो जाता है। 1461, ठीक है, 1461 का टाइम आता है। एडवर्ड फोर्थ हाउस ऑफ यॉर्क के जो होते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी बात की आपसे, हाउस ऑफ प्लेंटाजेनेट या हाउस ऑफ यॉर्क, ठीक है, वो यहां के राजा बनते हैं। आगे आता है टाइम 1470 टू 71, हेनरी सिक्स्थ, 1470 से लेकर के 1471 का जो टाइम है, दैट इज नोन एज, यहां पे क्या हो रहा है कि हेनरी सिक्स्थ वो यहां के राजा बन रहे हैं, ब्रीफली रीइंस्टेटेड, ठीक है, इनको क्या किया गया है, ब्रीफली रीइंस्टेट किया गया है। कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ब्रीफली रीइंस्टेटेड, बाद में इनको क्या होता है, डिपोज्ड एंड मर्डर, ठीक है, 1471 में, 1470 में इनका मर्डर भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एडवर्ड फोर्थ रिज्यूम रीन, ठीक है, एडवर्ड फोर्थ क्या करते हैं, वो अपना रीन यहां पे रिज्यूम करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो टाइम पीरियड है, यहां पे इनके जो है हेनरी सिक्स्थ का उनका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड के भी किंग थे उस समय, और फ्रांस के भी राजा कुछ समय के लिए वो बने हुए थे। तो कौन कौन सा है, 1422 से लेकर के 1461, 1422 से लेकर के 1461 तक वो राजा रहे कहां के, इंग्लैंड के, वो राजा कहां के हैं, इंग्लैंड के रहे हैं। उसके बाद 1470 से लेकर के 1471, ठीक है, फिर से दोबारा ये क्या रहे हैं, राजा रहे हैं किसके, इंग्लैंड के, और 1471 में ही उनको मर्डर कर दिया जाता है, यहां पर बात हुई है। उसके बाद एक टाइम पीरियड है 1422 टू 1453, 1453, जब वो कहां के राजा थे, फ्रांस के, ठीक है, यहां के भी वो राजा रह चुके थे, ठीक है। और क्या होता है कि एडवर्ड सिक्स्थ के कहने पर, एडवर्ड सिक्स्थ के ही कहने पर, ठीक है, इनको यहां पर मारा जाता है, और इनको तब मारा जाता है जब ये प्रे कर रहे थे, प्रार्थना में थे, और इनको वहां पे मार दिया जाता है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन तो नहीं था, लेकिन यहां पे क्या होता है कि इनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशंस में जो इनका सबसे बड़ा सुधार था वो ये था कि हेनरी सिक्स्थ ने ही किंग्स कॉलेज लंदन को, अगर आपने नाम सुना हो, किंग्स कॉलेज लंदन को स्टैब्लिश किया था। एजुकेशन की फील्ड में इनका बहुत ज्यादा सुधार था, शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्होंने शिक्षा के सुधार के ही लेकर के इन्होंने इस कॉलेज को, किंग्स कॉलेज को स्टैब्लिश किया था। भारत में एक बहुत बड़ा नाम है जो इस कॉलेज में पढ़ा है और वो है खुशवंत सिंह। अब यहां पे उनका जिक्र आया है तो मैं आपको बता देता हूं, खुशवंत सिंह एक रिनोन्ड राइटर थे, इंडिया के राइटर, जर्नलिस्ट, काफी सारी चीजें, ठीक है, उनके करियर में जुड़ी हुई हैं और उसमें, ठीक है, ये सब चीजें, सबसे ज्यादा उनका फेमस नाम है किस चीज को लेकर के, पार्टीशन लिटरेचर, जो विभाजन का साहित्य था उसमें, और उनकी किताब है खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि दिखाती है कि किस तरीके से वहां पे मैसेकर्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, गदर का माहौल था 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश, ये बहुत फेमस डेट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये वो नाम है, टाइम है 1476 में प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन। ये आपको याद रखना है नाम, किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में 1476 में एस्टैब्लिश किया था। आगे देखते हैं, 1483 क्या है, एडवर्ड फिफ्थ सन ऑफ एडवर्ड फोर्थ, जो किसके बेटे हैं, सन ऑफ एडवर्ड फोर्थ हैं, ठीक है, मर्डर्ड रिचर्ड थर्ड, ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिचर्ड थर्ड को मर्डर किया, ठीक है, जो कि भाई थे ब्रदर ऑफ एडवर्ड फोर्थ के। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में 1485 बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड, ठीक है, जो कि कहां का युद्ध है, बॉसवर्थ फील्ड। ये बैटल अपने आप में बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक नए एम्पायर की न्यूज शुरू होने जा रही थी इंग्लैंड में। होता यह है कि इस टाइम पर 1485 में 1485 में हेनरी सेवेंथ वो फ्रांस से इंग्लिश चैनल को पार करता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करता है, और इस जगह पे बॉसवर्थ फील्ड्स में उसकी लड़ाई होती है रिचर्ड थर्ड से। फ्रांस का वो राजा है, अभी फ्रांस में ही अभी वो, ठीक है, और वहां से वो चलता है और रिचर्ड थर्ड से इसकी लड़ाई होती है, और रिचर्ड ही आखिरी किंग हैं हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट से, प्लांटाजेनेट के, वही प्लांटाजेनेट जो वार ऑफ द रोजेस में हम जिसका नाम लेते हैं। तो रिचर्ड थर्ड से किसकी लड़ाई हो रही है, हेनरी सेवेंथ की। हेनरी सेवेंथ जो है, ठीक है, इस युद्ध में जीतता है, और उसके जीतने के साथ साथ एक नई डायनेस्टी, एक नए एम्पायर, अभी नाम भी इनका वही है, हेनरी ट्यूडर, ठीक है, ट्यूडर डायनेस्टी क्या होती है, इंग्लैंड की थ्रोन पर आती है। 1485 से लेकर के 1509 तक हेनरी सेवेंथ का रूल होता है, और 1509 में आ जाते हैं हेनरी 8, जिनका एक अपना अलग इतिहास रहा है, उनकी वाइफ्स को लेकर के शादी करना मारना, ये बहुत ही एक फेमस, ठीक है, उस समय का इंसिडेंट था। किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस थी, हम उसको आगे बात करेंगे। आगे आइए देखते हैं, जॉफ्री चौसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जॉफ्री चौसर 1340 में पैदा हुए, इस चीज को लेकर के क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, पैदा होने को लेकर के नहीं, वो तो हुए ही थी भाई, ये तो जगजाहिर बात है, लेकिन जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लाइन है 1340 जो डेट है, उसको लेकर के डाउट है, सस्पेंशन है कि वो उस समय पैदा हुए थे या नहीं, ठीक है, या हो सकता है कोई डेट दूसरी हो, कोई ईयर दूसरा हो, लेकिन उनकी जो डेथ डेट है यानी कि 1400 वो फिक्स है। चौसर एक डिप्लोमैट थे, ये क्रूसेड में भी गए हुए थे, एज सोल्जर क्रूसेड में भी गए थे, और ये एक कोर्ट पोएट थे। हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ये एक कोर्ट पोएट थे, इसीलिए इनकी जो पोएम्स हैं वो कॉमन मैन के लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, कॉमन मैन यानी आम आदमी को लेकर के ये टारगेट करके नहीं लिख रहे हैं। चौसर को समझने के लिए आपके पास एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चौसर एक मामूली ऑथर नहीं थे,
उन्होंने अपनी उस पोयम में कैंटरबरी टेल्स या उनकी जो भी अलग अलग पोयम्स हैं उसमें उन्होंने इतनी बेहतरीन बातें डिपिक्ट की हैं, उस समय के समाज को दर्शाया हुआ है, उसको समझने के लिए एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। डिप्लोमेट होने के कारण ये अलग अलग देशों में भी गए। कहा यह भी जाता है कि इटली में जाने पर इनकी मुलाकात उस समय पेट्रार्क और बॉकेचियो से भी हुई थी, जिनका इन्फ्लुएंस इनके लिटरेरी करियर पर पड़ा। और चौसर ने उस समय किस तरीके से कोर्ट में जो लोग हैं उनके बारे में, ठीक है, समाज के हर कैरेक्टर को लगभग इसने उठाया इन्होंने और अपनी पोयम कैंटरबरी टेल्स में रखा और दिखाया कि किस तरीके से इनके अंदर करप्शन भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं बॉर्न इन द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड, ये चीज है, एडवर्ड थर्ड के रीन में यानी कि शासनकाल में ये पैदा हुए। और क्या हुआ, लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचर्ड सेकेंड, और रहे कब तक, रिचर्ड सेकेंड तक के, ठीक है, एंड डाइड द ईयर आफ्टर हेनरी फोर्थ असेंडेड द थ्रोन, यानी कि हेनरी फोर्थ जिस ईयर में थ्रोन पर आते हैं, यानी कौन सा ईयर होगा वो, 1399 में जब हेनरी फोर्थ वहां के राजा बनते हैं, तो उसके एक साल बाद जॉफरी चौसर की डेथ होती है 1400 में। अब क्या है, चौसर वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। कौन कौन से पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में डिवीजन उनका किया गया है। कौन सा, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। ये तीनों पीरियड में वो अलग अलग भाषाओं के ऑथर से प्रभावित होकर के उस भाषा में उन्होंने वर्क्स को लिखा हुआ है। देखते हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द 14th सेंचुरी, यानी कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है, जो भी सबसे बड़े नाम थे इंग्लिश लिटरेचर में, हम उनमें कंसीडर करते हैं किसको, जॉफरी चौसर को, या हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़े हाईली एक्लेम्ड ऑथर थे उस समय के। हिज फादर वाज अ फ्लोरिशिंग विंटर, ये थे वो एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में। ही रिसीव्ड अ कोर्ट अपॉइंटमेंट, मैंने आपको बताया कि वो कोर्ट पोएट थे। ओके, ही टूर्ड द कॉन्टिनेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन, एक डिप्लोमेट थे और उस मिशन के तहत ये कई सारे देशों में जाते हैं। इन दिस वे ही केम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इटालियन लिटरेचर, इस तरीके से वो इटालियन लिटरेचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ही वॉज बरीड इन दैट पार्ट ऑफ वेस्टमिंस्टर एबी, इनको दफनाया गया वेस्टमिंस्टर एबी के उस हिस्से में जो कि जाना जाता है अब पोएट्स कॉर्नर। इंग्लैंड के बहुत सारे फेमस पोएट्स को वहीं पर ही दफनाया गया है, which later came to be known as the Poets Corner. We may categorize Chaucer's work in 3 different sections. ठीक है, हम इनके वर्क्स को 3 डिफरेंट सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से वो हैं, आइए देखते हैं। पहला है फ्रेंच सेक्शन, यानी कि फ्रेंच पीरियड। यहां पे क्या हो रहा है, इन दिस पीरियड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच राइटर्स, ठीक है, और कौन से आए वर्क, हिज बेस्ट वर्क ऑफ दिस वर्क पीरियड वाज ली रोमन डी ला रोज, यानी कि इसका नाम इंग्लिश में है रोमांस ऑफ द रोजेस, रोमांस ऑफ द रोजेस, ठीक है, 1365 में आया। 66 में एबीसी है एक वर्क, बुक ऑफ डचेस, ठीक है, ये पॉपुलर वर्क्स तो थे, लेकिन इनको जब हम अक्लेम करते हैं जिन वर्क्स के लिए, ठीक है, वो इनका इटालियन वर्क है, इटालियन और इंग्लिश वर्क। देखते हैं इटालियन पीरियड में क्या होता है। इन दिस पीरियड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन राइटर्स। The most famous creation of this period was Troilus and Cresside, ये याद रखना है। Troilus and Cresside ऐसा वर्क है जिसको चौसर ने इस नाम से लिखा है, इसी, ठीक है, इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा है Troilus and Cressida। याद रखना वो क्रिसीडा है और ये क्रिसीड है, इसको लिखा गया 1384 में। आगे देखते हैं इंग्लिश पीरियड जब आया। The most famous works of this period are द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, एक बहुत फेमस वर्क है लेजेंड ऑफ गुड विमेन में। क्या अगला है द हाउस ऑफ फेम एंड द कैंटरबरी टेल्स, जो कि माना जाता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। द पोयम द लीजेंड ऑफ गुड विमेन इज द थर्ड लॉन्गेस्ट ऑफ चौसर्स वर्क आफ्टर द कैंटरबरी टेल्स एंड ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, यानी ट्रॉयलस एंड क्रिसीड और द कैंटरबरी टेल्स के बाद ये जो पोयम है द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, वो इनकी तीसरी सबसे बड़ी पोयम है एंड इज पॉसिबली द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश टू यूज द हेरोइक कपलेट, और माना जाता है
कि ये शायद संभवतया पहला ऐसा वर्क है जहां पर चौसर ने हेरोइक कपलेट को, हेरोइक कपलेट क्या होता है, लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर विच आर राइम्ड, ठीक है, आयाम्बिक पेंटामीटर की वो लाइनें जो क्या करें, राइम करें, यानी कि डेकासिलेबल। आयाम्बिक ऐसा कौन सा फूट होता है, आयाम्बिक, आयाम्बिक ऐसा फूट होता है जहां पे पहला सिलेबल हम अनस्ट्रेस करते हैं, दूसरा स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है टुडे, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो टू पे हम जोर नहीं देते हैं, टू, उसके बाद बोलते हैं डे, टू डे, तो ये हुआ कौन सा, आयाम्बिक। सिलेबल क्या होता है आपका, एन अनब्रोकन साउंड, जहां पर आपकी आवाज क्या होती है, टूटती है, तो वहां तक वो एक सिलेबल होता है, टू डे, ठीक है, ये कौन सा है, आयाम्बिक। पेंटामीटर, पेंटा का मतलब 5, और 5 क्या हो जाएंगे आपके 5 फीट, 5 फीट, तो जितने फीट होते हैं उसका 2 गुना सिलेबल होता है, यानी कि डेका सिलेबिक लाइन होती है, और जो क्या करे, राइम करे। राइम अगर नहीं करेगी तो वो ब्लैंक वर्स हो जाएगा, अगर वो राइम कर रहा है तो वो हेरोइक कपलेट हो जाता है। और जब भी हेरोइक कपलेट का इस्तेमाल होता है तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि उस समय जो पोएट है वो रेशनल है, वो आपसे इमोशनल बातें नहीं करने वाला है, वो आपसे तार्किक बातें करेगा, वो आपसे तार्किक बातें करता है, चाहे वो चौसर हो या आगे चल करके जब नियो क्लासिकल पीरियड में अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने हेरोइक कपलेट को परफेक्शन पे पहुंचाया, चाहे वो जॉन ड्राइडन हो, सब ने हेरोइक कपलेट में चीजों को लिखा। और जब भी हेरोइक कपलेट में हम चीजों को लिखते हैं तो आर्टिफिशियलिटी, रेशनलिटी, ठीक है, विट, इन सबको हम दिखाते हैं, वही ब्लैंक वर्स में हम इमोशंस को दिखाते हैं। तो चौसर ने अपने वर्क को इन सब में लिखा है क्योंकि वो एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसे उसे क्रिटिसाइज करना है, जिसे उसे सटराइज करना है, इसलिए उसने इस चीज को फॉलो किया। आगे देखते हैं हेरोइक कपलेट। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन, ठीक है, ये जो पोयम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, ड्रीम विजन में। रोमन डी ला रोज भी इनका ड्रीम विजन में लिखा गया है, ये भी इनका ड्रीम विजन में लिखा गया है। क्यूपिड डिनाउंसेस, ठीक है, यहां पर जो नरेटर है चौसर, वो बताते हैं कि क्या हो गया है, वो सपना देख रहे हैं, सपने को देख रहे हैं, और उस सपने में क्या हो रहा है कि जो क्यूपिड है, क्यूपिड जो गॉड हैं, वो चौसर को डांटे पड़े हुए हैं, बेवकूफ, ठीक है, मतलब तुम किस तरीके से हो, अभी तक तुमने जितनी भी औरतों के बारे में लिखा है, चाहे वो रोमन डी ला रोज रहा हो, ठीक है, चाहे कोई और वर्क रहा हो, तुमने एकदम से औरतों को क्रिटिसाइज किया हुआ है। क्या औरतें ऐसी ही हैं क्या? तुम्हें अभी तक अच्छी औरतें मतलब नहीं दिखी हैं, जिनका चरित्र अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो? चौसर उनसे माफी मांगते हैं, कहते हैं गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। तो उसी समय, ठीक है, क्यूपिड के साथ में है एल्सेस्टी, ठीक है, एल्सेस्टी गॉड ऑफ हू हैं, ठीक है, वो उनसे कहती हैं कि एक काम करिए, असल में इनसे जो गलती हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि इनके ऊपर इनके पूर्वज जो ऑथर्स हैं उनकी बुराई आ गई है, इन्होंने इनको पढ़ा, ठीक है, और इन्होंने समाज को उनकी नजरों से देखा, इस वजह से ये लिखे हैं, इनको माफ कर दीजिए, अब कोई बढ़िया वर्क लिखेंगे। इनके पापों का प्रायश्चित यही है कि कोई ऐसा वर्क लिखें जहां पर ये विमेन की चेस्टिटी, उनकी ओबेडिएंट जो नेचर उनका है, ठीक है, और वो लॉयल्टी, उस चीज के बारे में लिखें। तो चौसर ने प्लान किया लेजेंड ऑफ गुड विमेन को। चौसर की प्लानिंग थी कि वो उसमें 20, ठीक है, लेडी कैरेक्टर्स को शामिल करेंगे जो वर्चुअस हो, जो अच्छी हो, लेकिन इनका वर्क, ये प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती है, और 9 से 10 ही स्टोरी वहां पर वो कवर कर पाते हैं। देखते हैं आकर के, ठीक है, हैविंग ट्रेस्पास्ड अगेंस्ट द लॉज ऑफ लव, ठीक है, कि तुमने जो भी कुछ चीजें लिखी हैं वो प्यार के नियमों के विरुद्ध हैं। क्यूपिड देवता, वही क्यूपिड देव, कामदेव हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में, जब भी किसी ऋषि मुनि को जो तपस्या करनी हुई और इंद्र देवता को यह हुआ कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मांग ले वर कि हमारा सिंहासन ही चला जाए, तो ये क्या करते, क्यूपिड देवता को भेजते, जाओ भाई, ठीक है, कामदेव, और इनके ऊपर आप बाण चलाइए, कौन सा, काम का। यहाँ पे काम जो है वो सिंबलाइज कर रहा है सेक्सुअल ऑब्सेशन को, आप जो है इनको, इनके अंदर वो चीजें लाइए ताकि इनकी क्या हो, ठीक है, चीजें खत्म हो इनकी। तो मुझे मतलब इनका जो ऑब्सेशन है उस चीज को लेकर के, इनका जो प्रतिज्ञा है, जो इन्होंने जो है जिस लिए तप कर रहे हैं उसको छोड़े ये, और अपने जो है इन सब चीजों में आए। और इंद्र का पर्पज यही होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी पे आ जाए, इंद्र को हमेशा से डर लगा इस बात को लेकर के। अब यहाँ पे कामदेव जो होते हैं, यानी क्यूपिड गॉड जो होते हैं, उनको बताते हैं यार दुनिया में इतना प्यार फैला हुआ है, प्यार ही प्यार है हर जगह, तुमको प्यार नहीं दिखता, तुम्हें सही लड़कियां नहीं, सही औरतें नहीं दिख रही हैं,
तो तुम भी कुछ करो। अब ये जो होते हैं बेचारे चौसर डर जाते हैं। रोमन डीला रोज, ठीक है, लॉज ऑफ लव इन राइटिंग रोमन डीला रोज, यानी कि तुमने जब इस वर्क को लिखा तो तुमने बड़ी गलती कर दी, अब तुमको इस गलती को सुधारना होगा। एंड ट्रोइलस एंड क्रिसिड, यहां भी तुमने वही गलती की। क्यूपिड्स कंपेनियन अल्सेस्टी, ठीक है, वो वहां पे होती हैं, ठीक है, इज ऑफ द व्यू, इनका ये मानना है दैट ही डिड सो, इन्होंने ऐसा किया बिकॉज ऑफ द ऑथर्स वर्क्स बिफोर हिम, ठीक है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जिन ऑथर्स को पढ़ा है ये बुराई उनको ट्रांसमिट हुई है, उनके चौसर की बुराई नहीं है ये, चौसर की गलती नहीं है ये। एंड देयरफॉर हैज एड इन इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता है, अबोध बालक है बेचारा चौसर, इसलिए उसने गलती कर दी। मैलिस नॉट मैलिस, दुर्भावना नहीं इसके अंदर, ठीक है, पर अच्छा है ये, तो बेचारे इसको जो पुराने ऑथर्स हैं उन लोगों ने इसको गलत कर दिया। बाकी देखिए, शी सजेस्ट दैट ही शुड राइट अबाउट द फेथफुल विमेन सो दैट ही कुड गेन द फेवर ऑफ क्यूपिड, लिखो तुम फेथफुल विमेन के बारे में, ठीक है, महिलाओं के बारे में, ठीक है, ताकि तुम क्या करो, तुम क्यूपिड का आशीर्वाद पा सको, फिर से क्यूपिड जो है तुम्हारे अंदर भरोसा दिखाएं। वेस्टलैंड के दूसरे सेक्शन में गेम ऑफ चेस में वो जो लेडी बैठी हुई है अपने आप को मेकअप कर रही है, दुनिया भर का इत्र, ठीक है, अरब से आया हुआ है, इंडिया से गया हुआ है कुछ सोना गहना, अब वहां पे क्यूपिड देवता झांक रहे हैं बगल बगल से, अरे इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर जो है, तो अब वहां पे अब यही है क्यूपिड कामदेव हमारे। इन द प्रोलॉग, प्रोलॉग में से क्या है, चौसर इंटेंड्स टू राइट, इनका इरादा है अबाउट 20 विमेन, 20 औरतों के बारे में, बट कुड राइट ओनली 10, लेकिन लिख सके कितने के बारे में, केवल 10 स्टोरीज ऑफ वर्चुअस विमेन इन 9 सेक्शन, 9 सेक्शन में इन्होंने 10 के बारे में लिखा, ठीक है, और कौन कौन सी है वो, क्लियोपाट्रा, याद होगा आपको, ऑल फॉर लव, बहुत फेमस वर्क है, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, क्लियोपाट्रा वही जो एंटनी को बैठाई हुई थी एकदम कि मत जाओ, ठीक है, वो गाना चलने लगता था छोड़ के ना जाओ पिया वाला, जब भी ये मैडम वहां पे एंटनी के आने का मन होता दुखी हो जाती थी, आंसू जो है रोने लगती थी। थिस्बी है, ठीक है, ये है मीडिया, ये है फिलिस, ठीक है, हिप्सिपाइल, ये है एरियडन, लुक्रेजिया, ठीक है, फिलोमेन, और ये कौन है, हाइपरनेस्ट्रा और डीडो, इतने लोगों के बारे में वहां पर वो लिखते हैं जॉफरी चौसर। आगे देखते हैं, द कैंटरबरी टेल्स पे आते हैं। कैंटरबरी टेल्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम सिर्फ बुक के बारे में ही बात करेंगे। भविष्य में अगर कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं इनकी जो भी स्टोरीज हैं वो आपको सुनाऊंगा कैंटरबरी टेल्स की, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। यूजीसी नेट में हर बार ही लगभग यहां से जिक्र आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन कैंटरबरी टेल्स से, इनके कैरेक्टर से लेकर के वहां पर पूछा जाता है। तो देखते हैं ये किताब क्या है, ठीक है। He had finished most of the Canterbury Tales by about 1395, 1395 तक, but he died before he could finalize it, ठीक है, इसके पहले कि वो इस चीज को फाइनलाइज कर पाते, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। एंड व्हाट वी हैव नाउ आर इसेंशियली फ्रेगमेंट्स, आज हमारे पास उसका एक हिस्सा बचा हुआ है ऑफ द वर्क। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज, ये एक 24 कहानियों का कलेक्शन है। और कहानियां कितनी प्रपोज की गई थी, कैरेक्टर्स उसमें उनके जितने भी हैं, वहां का जो हैरी बेली है, ठीक है, टाबार्ड इनका, उसने क्या किया हुआ है, प्रपोजल किया हुआ है, ठीक है, जाते वक्त 2 कहानियां और आते वक्त 2 कहानियां सुनाई जाएंगी सबके द्वारा, और जिसकी कहानी सबसे, ठीक है, बेहतर होगी उसी को हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर सारे जितने अलग पिलग्रिम्स हैं वो मिल करके इनको यहां पर, ठीक है, ट्रीट देंगे। यानी कि चौसर का जो पूरा पर्पस था वो करीब 120 के आसपास, या क्योंकि वहां पे 31-32 कैरेक्टर्स हैं तो इतनी सारी स्टोरीज लिखने का वहां पे इंटेंशन था, लेकिन है कितनी, 24 स्टोरीज हैं, 24 कहानियां हैं। अब आगे देखते हैं, प्रोलॉग में थोड़ा सा जनरल प्रोलॉग मैंने रख दिया है, प्रोलॉग में यहाँ पे टाबार्ड इन पे, और इसका ओनर कौन है, हैरी बेली, ठीक है। अ टवेन इन साउथवर्क, कहां पर है, साउथवार्क में, नियर लंडन। द नरेटर ज्वाइंस अ कंपनी, नरेटर कौन है यहां पर, जॉफरी चौसर। बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस पोयम को शुरू किया है, जहां पर बताते हैं कि किस तरीके से समर और स्प्रिंग एक इंपॉर्टेंट सीजन होता है, ठीक है, फूल यहां पे खिलना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से वो बातें करते हैं। और इसी चीज को वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने इमिटेट किया हुआ है, वो भी डिपिक्ट करते हैं उस तरीके, लेकिन वो दिखाते हैं कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलाक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। यानी कि एक टाइम था जब समर अच्छी थी राइटर्स के, लेकिन अब वही समर, वही अप्रैल क्या हो गया है उन लोगों के लिए
ठीक है, अब ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं, ऑफ 29 पिलग्रिम्स, कितने पिलग्रिम हो रहे हैं? 29, लेकिन वहां पे एक चौसर खुद है, ठीक है, और 2 कैरेक्टर वहां पे हैं, 29 पिलग्रिम से इसकी मुलाकात होती है। द पिलग्रिम्स कौन कौन से? लाइक द नरेटर आर ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ द मार्टिर सेंट थॉमस बैकेट। ये वही थॉमस बैकेट हैं, 1170 में, याद होगा आप लोगों को, 1170 में जब हेनरी सेकेंड ने क्या किया था, ठीक है, इनके कहने पर या जो भी चीजें रही उसमें क्या होता है कि थॉमस बैकेट को मार दिया जाता है। तो उन्हीं की श्राइन पर ये लोग जा रहे हैं, एट कैंटरबरी, केंट, इंग्लैंड। यहां पर द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ 27 ऑफ दीज पिलग्रिम्स। कितने लोगों के बारे में बताता है? 27 के बारे में, इंक्लूडिंग अ नाइट। कौन कौन सा? उसमें एक नाइट है यानी कि वॉरियर, स्क्वायर है, आदमी है कि सीधा साधा है, योमैन, ठीक है, हलवाहा जो हल को चलाता है यानी कि फार्मर है वो, प्रायरस एक नन है, ठीक है, इनका फेमस वो है लॉकेट जिसको इन्होंने पहना हुआ है, एमोर विंसिट ओमनिया, ठीक है, 64 क्रिटिसाइज करता है इनको कि हैं तो ये नन, लेकिन बात करें किसको? एमोर विंसिट ओमनिया का मतलब लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सबको जीत लेता है, हालांकि अच्छी बात भी है भाई वो जीत ले। अब अगले हैं मॉन्क, एक ये है, और मॉन्क की करप्शन, वही पूरी उनकी चर्च को रिप्रेजेंट करना, पुजारियों को। उसके बाद फ्रायर, साधु, ये भी सब बदमाश हैं एक तरफ से। मर्चेंट, व्यापारी, ठीक है, क्लर्क है, मैन ऑफ लॉ, इनके बारे में कहता है, नो वेयर सो बिजी अ मैन एज ही देयर वॉच एंड येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वॉच। वकील वाले जो आजकल होते हैं, एकदम वकील साहब कह के आप पीछे घूमते रहिए, और वो झूठ मूठ की फाइल लपेटे लाल कलर की घूमते रहते हैं, इधर से उधर जाएंगे, ताकि आपको ये लगे कि वकील साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, ठीक है, इनके पास समय नहीं है, और ये आपको समय जो दे रहे हैं बहुत ही कीमती है। तो इनसे सावधान रहना, क्योंकि 64 तो 1300, ठीक है, 1395 के आसपास बता के गया है कि सब ऐसे ही हैं, है ना। जॉली LB2 को याद रखिए आप लोग। लॉ, फ्रैंकलिन है, ठीक है, और कौन है? हैबरडासर है, कारपेंटर, बढ़ई है, वीवर, ठीक है, ये है जुला है, डायर, रंगसाज भी है, इन्होंने इसको भी रखा हुआ है, टेपेस्ट्री वीवर ये भी है, कुक है, शिपमैन है, जहाजी, फिजिशियन, डॉक्टर, इनके बारे में भी खूब बताया है कि सब क्या है, ये फिजिशियन और केमिस्ट की मिली भगत होती है। अब आप सोचिए कि आज जो बुराइयां इंडिया में प्रेवलेंट हैं वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा है, कब से? ठीक है, 600-700 साल पहले, कि ये लोग जो होते हैं ये इतने करप्ट होते हैं कि डॉक्टर वही दवाई लिखता है जो फिजिशियन के पास, सॉरी, जो केमिस्ट के पास हो अवेलेबल, और इस तरीके से ये भी पैसा कमाते हैं, वो भी पैसा कमाता है। सावधान रहने की बातें हैं। वाइफ है, पत्नी, ठीक है, और कौन है? वाइफ ऑफ बात है, सॉरी, हाँ वही, पार्सन आदमी है बेचारा एक, ठीक है, और कौन है? प्लाउमैन, मिलर, चक्की वाला, म्युनिसिपल मोदी, रीव है ये, समनर है, पार्टनर, ये भी बड़े बदमाश हैं, इन्हीं को तो लेकर के वो सब कुछ कर ही रहा है, पार्टनर, एंड होस्ट, होस्ट कौन है? हैरी बेली। ही डज नॉट डिस्क्राइब द सेकंड नन और द नन्स प्रीस्ट, इन दोनों के बारे में नहीं बताता है। तो 27-2-29 हो गए ये, ठीक है। ऑल्दो बोथ कैरेक्टर्स अपीयर लेटर इन द बुक, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर बाद में अपीयर होते हैं बुक में। द होस्ट हुज नेम वी फाइंड आउट इन द प्रोलॉग, ठीक है, वो नाम जिसको हम प्रोलॉग में पाते हैं। टू द कुक्स टेल इज हैरी बेली, इसका नाम कहां मिलता है? कुक की कहानी में उसका नाम है हैरी बेली। सजेस्ट दैट, इसका ये जो है सजेशन दैट ग्रुप राइट टुगेदर, कि सारा ग्रुप साथ में जाएगा, एंड इंटरटेन वन अनदर विद स्टोरीज, कहानियां बताएंगे मनोरंजन के लिए, डीजे लेकर के नहीं जाना है वहां पर, ठीक है, कि आप जा रहे हैं कांवर में, बढ़िया डीजे लेकर के जा रहे हैं, गाना एक तरफ का रोड ब्लॉक कर दिया है। आगे देखिए, he decides that each pilgrim will tell 4 stories, 4 कहानियां बताई जाएंगी, ठीक है, कौन कौन सी? 2 on the way to Canterbury, 1-2 मतलब रास्ते में, एंड 2 on the way back, और 2 कहां से? वापस आते वक्त। whomever he judges to be the best, जो कहानी सबसे अच्छी होगी। स्टोरी टेलर विल रिसीव अ मील एट बेलीज टैवर्न, यानी इनकी जो है टैवर्न पर उनको एक भोजन दी जाएगी, ट्रीट, यही सागर रत्ना में बगल बैठ करके। कोर्टसी ऑफ द अदर पिलग्रिम्स, सबसे पैसा वसूल करके इनको बढ़िया खाना खिलाया जाएगा, जो भी ये खाएंगे, नहीं तो बारबेक्यू में ले जाएंगे, खाओ जितना मन, ठीक है, उतने पैसे में। द पिलग्रिम्स ड्रॉ लॉट्स, ये लॉट्स निकालते हैं, डिटरमाइन दैट द नाइट विल टेल द फर्स्ट टेल, यानी कि पहली कहानी जो होती है वो नाइट की, वॉरियर की होती है। थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है, उनको आप देखिए। इन ट्रोइलस एंड क्रिसीड, ठीक है, ट्रोइलस और क्रिसीड में चौसर यूज्ड राइम रॉयल, राइम रॉयल क्या है आपका? 7 लाइन स्टेंजा,
7 लाइन स्टैंजा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज चौसरियन स्टैंजा। क्या होता है, किसको चौसरियन स्टैंजा के नाम से हम जानते हैं। इसको राइम रॉयल क्यों कहा जाता है, क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये किंग जेम्स फर्स्ट इनकी बात नहीं है जो 1603 में राजा बनते हैं, ये कौन है, पुराने वाले हैं स्कॉटलैंड, उनके बारे में बात की जा रही है। यूज चौसरियन स्टैंजा इन हिज बुक द किंग स्क्वायर, यहां पे इन्होंने इसको इस्तेमाल किया इन 1435। फ्रॉम देयर, वहीं से ही चौसरियन स्टैंजा इज नोन एज राइम रॉयल, वहीं से ही इसको हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं। विलियम शेक्सपियर यूज्ड राइम रॉयल इन हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम द रेप ऑफ लुक्रीज, फेमस पोयम है ये, वहां पर इसमें इस्तेमाल किया। दैट वाज डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, ठीक है, जिसको किसको डेडिकेट किया था इन्होंने, मिस्टर WH को। चौसर यूज्ड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, याद रखना है, किसको, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को इन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है, जो कि अंग्रेजी की एक डायलेक्ट थी। मैथ्यू अर्नल्ड इन हिज essay on poetic theory, the study of poetry, called Chaucer father of English poetry। क्या है father of English poetry? That is father of English literature, क्योंकि लिटरेचर का सबसे ओल्डेस्ट जो जानरा है वो पोएट्री है, तो पोएट्री के फादर होने का मतलब कि वो लिटरेचर के भी फादर हुए। He said Chaucer is the father of our splendid English poetry। Chaucer फादर हैं हमारे इंग्लिश पोएट्री के। In England, heroic couplet, okay, was first used by Chaucer in the Legend of Good Women। ठीक है, यहां पर पॉसिबली उन्होंने कहां पर किया था, ठीक है, दूसरी पोएम जो है वहां पे, लेकिन माना जाता है कि ये पहली पोएम थी लेजेंड ऑफ गुड विमेन, जहां पर इन्होंने क्या, लेकिन इसी में ही किया है, सॉरी, ठीक है, इसी में सबसे पहली बार उन्होंने, ठीक है, इस्तेमाल किया किसको, चौसरी ने, सॉरी, हेरोइक कपलेट को। और कहां पर, कैंटरबरी टेल्स में इसके बाद जाकर के वो इस स्टैंजा को इस्तेमाल करते हैं, हेरोइक कपलेट को, सॉरी। चौसर इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार ऑफ मेडिएवल डे, यानी कि मेडिएवल डे यानी कि मिडिल एजेस जब बंद हो रही थी, खत्म हो रही थी, चर्च का, ठीक है, जो आधिपत्य था, जो पोप का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो भी पार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट था, इन सब बुराइयों का जब अंत हो रहा था, तब उस समय चौसर थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार ऑफ मेडिएवल डे। चौसर इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, और मेडिएवल के बाद जो, ठीक है, आ रहा है, मेडिएवल खत्म हो रहा है, मिडिल एजेस खत्म हो रही हैं और रेनेसांस आ रहा है, ठीक है, तो उसके वो मॉर्निंग स्टार यानी उनकी सुबह शुरू हो रही है किसके साथ में, रेनेसांस के साथ में। आगे, चौसर ट्रांसलेटेड प्रोज वर्क कंसोलेशन, इसको भी उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। जॉन वाइक्लिफ, फेमस नाम है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, ही ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इन 1380, 1380 में इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को क्या किया, ट्रांसलेट किया। दैट इज वाई, और इसीलिए ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट राइटर, पहले प्रोटेस्टेंट राइटर, क्योंकि इस चीज को करने की मनाही चर्च के द्वारा थी, इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं थी, और जो भी ऐसा करता वो मृत्युदंड का पात्र था। विलियम जेलोंग कॉल्ड वाइक्लिफ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इसीलिए विलियम जेलोंग ने उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा है। चौसर वाज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबी, जो आगे चल करके पोएट्स कॉर्नर कहा जाता है, और इंग्लैंड के, ठीक है, जो फेमस पोएट्स थे सारे यहां पर दफनाए जाते हैं आगे चल करके, लगभग जो फेमस पोएट्स थे। तो ये था आज एज ऑफ चौसर के बारे में। अगली हमारी जो वीडियो होगी वो बाइबल पर होगी, किस तरीके से बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में किन चीजों का जिक्र है, और किस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिलीजन वहां पर आता है, और क्या थे 95 थीसिस में इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्टिन लूथर के द्वारा रेज की गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।